And Assalamualaikum dear students, hope you are doing well. As Manish कुमार और MDK इंस्ट्रक्टर। आपने मेरी 2 दिन पहले एक वीडियो देखी थी कि मैं आपके लिए एक नया सरप्राइज ला रहा हूँ, और कल मेरी वीडियो में मैंने आपको बताया कि वो सरप्राइज क्या था। तो आज आपको मैं पूरा MDK सिलेबस स्टार्ट करवाने वाला हूँ। तो अकॉर्डिंग टू द PMDC न्यू MDK 2020-25 सिलेबस, जो हमारा पहला चैप्टर है वो है ए सेलुलर लाइफ। ई सेलुलर लाइफ हमारे पास पहला चैप्टर है MDK सिलेबस का। तो आज हम इसे ही स्टार्ट करेंगे। तो ए सेलुलर लाइफ का मतलब पहले हम जान लेते हैं कि ए सेलुलर लाइफ का जो मतलब है वो क्या है। आप देख सकते हैं कि वर्ड ए जहाँ पे आ जाता है उसका मतलब हो जाता है ना, और सेलुलर का मतलब है सेल, और लाइफ का मतलब है जिंदगी। तो बगैर सेल की जिंदगी को हम लोग ए सेलुलर लाइफ कहते हैं। ना सेल की जिंदगी, बगैर सेल की जिंदगी के जो है ए सेलुलर लाइफ कहते हैं। और इसके अंदर सबसे बड़ी जो हमारे पास एग्जाम्पल होती है वो होती है वायरस। वायरस आर द नॉन सेलुलर एंटिटीज। नॉन सेलुलर एंटिटीज ये हमारे पास बगैर सेल की एंटिटीज होती हैं। दे आर पॉइजनस। पॉइजनस भी इसका हम लोग कहते हैं। और दे आर इंटरमीडिएट, क्या इंटरमीडिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टर्स। लिविंग एंड नॉन लिविंग, ये इंटरमीडिएट होता है दो चीजों के बीच में। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में हमारे पास एक इंटरमीडिएट फॉर्म होती है। अब हम लोग जनरल व्यू तो हमने वायरस के बारे में देख लिया, अब हम इसको जो है ना वन बाय वन अच्छे तरीके से देखेंगे। पहले तो मैं आपको एक ऊपर से सरसरी बता देता हूँ कि इसके अलावा कौन सी एंटिटीज को हम लोग ए सेलुलर लाइफ में डिस्कस करते हैं। तो इसके अलावा जो हमारे पास एंटिटीज होती हैं वो 3 तरीके की होती हैं। पहली, दूसरी और ये हो गई हमारे पास तीसरी। पहली हमारे पास वायरस होते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत अभी डिस्कस किया। वायरस होते हैं, फिर हमारे पास वायरॉइड्स होते हैं। वायरॉइड्स होते हैं हमारे पास सेकेंड वन। फिर हमारे पास प्रियॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रियॉन्स। प्रियॉन्स हमारे पास थर्ड वन होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 तरीके की सेलुलर एंटिटीज होती हैं। अब थोड़ा बहुत हम लोग इसके बारे में जनरल डिस्कशन भी करते हैं कि जो वायरस होते हैं वो क्या होते हैं। जो वायरस होते हैं ना, वायरस आर पैथोजेनिक। पैथोजेनिक का मतलब होता है कि ये डिजीज कॉजिंग होते हैं। डिजीज कॉजिंग क्या होते हैं? डिजीज कॉजिंग एजेंट होते हैं। डिजीज कॉजिंग एजेंट पैथोजेनिक होते हैं। इसके लिए इसको होस्ट की जरूरत होती है जिसके अंदर जाके ये अपना काम कर सके। अगला इसका एक जो पॉइंट है वो हमारे पास है कि दे डू नॉट हैव सेलुलर, they do not have cellular structures। सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होते, इन सब के पास नहीं होते। सही है, इसके पास भी नहीं होते, इसके पास भी नहीं होते। सेलुलर स्ट्रक्चर्स इन किसी के पास नहीं होते हैं, और इसके बारे में डिटेल हम आगे फर्दर बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो वायराइड्स की बात कर लेते हैं। वायराइड्स, वर्ड वायराइड का मतलब होता है कि ये होते हैं आरएनए। ये इन्फेक्शियस आरएनए होते हैं। आपको पता है इन्फेक्शियस आरएनए होते हैं। ये इन्फेक्शियस आरएनए होते हैं, तो इसका मतलब है कि दे हैव न्यूक्लिक एसिड। दे हैव न्यूक्लिक एसिड। दे डू नॉट हैव प्रोटीन। ये प्रोटीन नहीं बनाते। याद रहे, ये जो आरएनए है ये ट्रांसलेशन में काम नहीं देता है। किसी भी सेल के अंदर जो काम होते हैं ना उसमें काम नहीं देता। ये जस्ट इन्फेक्शियस है, और इसको ये सर्कुलर भी होता है। ठीक है, सर्कुलर भी याद रख ले। इसके बारे में डिटेल में हम लास्ट में पढ़ेंगे, बट इसको मैं आपको जैसे एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ। दे डू नॉट हैव प्रोटीन, इनके पास प्रोटीन नहीं होते। दे डू नॉट हैव कार्ब्स, कार्ब भी नहीं होते इनके पास, और लिपिड्स भी नहीं होते। दे डू नॉट हैव लिपिड्स, लिपिड्स भी इनके पास नहीं होते हैं।
ये सिर्फ इसके पास एक चीज होती है, न्यूक्लिक एसिड, जो कि आरएनए की फॉर्म में होता है। आगे प्रियॉन, जो वर्ड प्रियॉन है ना, ये पी से स्टार्ट हो रहा है, तो पी से स्टार्ट होता है प्रोटीन, तो समझ लें कि ये प्रोटीन है। ये कौन से प्रोटीन है? इन्फेक्शियस प्रोटीन है हमारे पास, इन्फेक्शियस प्रोटीन है। अब प्रोटीन है इसके पास कोई, लेकिन बनाने का जरिया नहीं है प्रोटीन को, ये जस्ट प्रोटीन है और इन्फेक्शियस प्रोटीन है, सही है। और इसके पास ये कुछ भी नहीं होता सिवाय प्रोटीन के। प्रोटीन इसके पास होता है प्रोटीन, बट उसके पास फर्दर चीजें नहीं होती हैं। तो ये था एक जनरल सा ओवरव्यू हमारे पास ए सेल्यूलर एंटिटीज के ऊपर। अब हम डिटेल में जाएंगे वायरस के ऊपर। वायरस हमारा मेन टॉपिक है, तो हम इसी के ऊपर अब डिटेल में जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने नोट किया होगा, ठीक है। अब हम आगे जो है फर्दर इसको प्रोसीड करवाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है, पहले देख लेते हैं कि वायरस को मैंने आपको बताया क्या क्या था। और स्टडी ऑफ वायरस का एक ये टॉपिक आता है कि टॉपिक नहीं, बस ये एक सवाल आ जाता है कि स्टडी ऑफ वायरस को क्या कहते हैं। स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। और आगे हम लोग के पास अब दूसरा हमारे पास पॉइंट है कि ये बॉर्डर लाइन एंटिटीज है। क्या है? बॉर्डर लाइन एंटिटीज। बॉर्डर लाइन एंटिटीज है हमारे पास। बॉर्डर लाइन एंटिटीज से क्या मुराद कि ये जो है ना इंटरमीडिएट फॉर्म में होते हैं। इंटरमीडिएट होते हैं, मैंने आपको बताया लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में ये हमारे पास इंटरमीडिएट होते हैं। अब हम फर्दर इस लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में डिस्कस करते हैं। इसकी लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और नॉन लिविंग क्या है, तो चलते हैं हम आगे। अभी पहला एक हमारे पास जो टॉपिक है, पहला जो हमारे पास टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस, ये हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है। अब चलते हैं आगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस की दो तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहली जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है वो होती है लिविंग कैरेक्टरिस्टिक, और दूसरा होता है नॉन लिविंग। दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स में पहली हमारे पास थी लिविंग, अगली हमारे पास है नॉन लिविंग। इसके बीच में हम लोग एक लाइन लगा देते हैं, हम दोनों को अभी इसमें डिफरेंस के जरिए जाहिर करेंगे कि जो इसकी पहली लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, हमने उसको अच्छे से देखना है कि इसकी जो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है। लिविंग कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि दे आर obligate intracellular parasite। obligate intracellular parasite क्या है? obligate intracellular parasite। आगे क्या है दूसरी कैरेक्टर? obligate intracellular parasite का मतलब है, ऑब्लिकेट मतलब किसी के अंदर रहता है और इंट्रासेल्युलर सेल के अंदर रहता है, और पैरासाइट का मतलब होता है कि इसको होस्ट की जरूरत होती है और ये होस्ट में जाके अपना काम करता है। अगली इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास होती है they can mutate their genetic material। they can mutate their genetic material। ना जेनेटिक मटेरियल को म्यूटेट कर सकते हैं। म्यूटेट का मतलब होता है चेंज कर सकते हैं, हमारे अंदर भी ये एबिलिटी होती है। दे डिस्ट्रॉयड बाय यूवी। ये यूवी के जरिए डिस्ट्रॉय हो सकते हैं।
अगली कैरेक्टरिस्टिक होती है जो इसके अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दे हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। दे हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी इसके पास होती है। समझ गए? ये इसकी 4 है। इसके अलावा भी इसकी बहुत है, पर हम यहाँ पे जस्ट ओवरव्यू कर रहे हैं। तो इसकी ये मेन 4 जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स। क्योंकि ये टॉपिक हमारे पास पीएमडीसी सिलेबस में नहीं है, मैं आपको जस्ट एक जनरल ओवरव्यू इंफॉर्मेशन के तौर पे ये चीज आपको बता रहा हूँ। आपको ये चीज याद होना लाजमी है। अगली हमारे पास जो है नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स। नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक में सबसे बड़ी नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है कि ये दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। ये क्रिस्टलाइज्ड हो सकते हैं। क्रिस्टलाइज्ड का मतलब है कि ये पाउडर फॉर्म में बन सकते हैं और दे कैन स्टोर्ड इन बॉटल्स। दे कैन स्टोर्ड इन बॉटल्स। ये बॉटल्स के अंदर स्टोर भी हो सकते हैं। और ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया ना, दे कैन स्टोर्ड इन बॉटल्स, ये फेडरल का पॉइंट है, आपको याद होना चाहिए, ये फेडरल का पॉइंट है। अगली इसकी जो नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है वो सबसे बड़ी ये है कि इसकी जो नॉन दे लैक सेल्यूलर स्ट्रक्चर। लैक्स सेल्यूलर स्ट्रक्चर। कोई भी सेल्यूलर स्ट्रक्चर इसके पास नहीं होता। जब नहीं होता तो दे कैन नॉट एक्सक्रीट। दे कैन नॉट एक्सक्रीट, ये एक्सक्रीट भी नहीं कर सकते। दे कैन नॉट रेस्पायर, ये रेस्पायर भी नहीं कर सकते। रेस्पायर भी ये नहीं कर पाते। और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इसके अंदर नहीं होती। तो आप बोलेंगे कि सर ये जो रिप्रोडक्शन, ये फिर कौन सी है? ये जो रिप्रोडक्शन है ना, ये सेल के अंदर होती है। सेल के अंदर होती है और ये कभी भी बाहर नहीं हो सकती। तो आपने ये पॉइंट याद रखना है कि सेल्यूलर रिप्रोडक्शन होती है इसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है, आपको मैं बताता चलूं कि ये आपको पूरा तो अभी याद होने से रहा, तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, आपने वहां से इसको याद करना है। ठीक है, ट्रिक की तरफ आते हैं अब हम। ये हमारे पास ट्रिक है। ट्रिक टू रिमेंबर प्रॉपर्टीज ऑफ वायरस। वायरस की प्रॉपर्टीज को याद करने के लिए जो ट्रिक है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। और वो जो ट्रिक है हमारे पास, वो उसके अपने नाम में छुपा हुआ है। वायरस के अपने नाम में ही उसकी ट्रिक्स छुपी हुई है। वी फॉर वेराइटीज, ये हमारे पास बहुत सारी वेराइटीज में पाया जाता है। और अगला भी अगर आप कहते हैं तो इसकी जो इन्फेक्शियस फॉर्म होती है ना वायरस की, इसको हम लोग वायरॉन कहते हैं। तो वी स्टैंड्स फॉर वेराइटीज एंड इन्फेक्शियस फॉर्म ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरॉन। तो आपने ये इससे याद रखना है। आई स्टैंड्स फॉर इंट्रासेल्युलर ऑब्लिगेट पैरासाइट। इंट्रासेल्युलर ऑब्लिगेट पैरासाइट है हमारे पास, ये मैंने आपको बताया पीछे। और आर है कि रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबॉडीज। इसका 2 हम कर सकते हैं कि पहला है रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबॉडीज। अब आप बोलोगे सर एंटीबॉडीज से ये कैसे रेजिस्टेंट रहते हैं अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। आपको पता हो कि जो ये बायोटिक्स वर्ड है ना, एंटीबायोटिक्स, ये बैक्टीरिया के लिए यूज होता है। और जो बैक्टीरिया होता है वो एंटीबायोटिक्स के जरिए प्रिवेंट होता है। और ये रेजिस्टेंट नहीं होती वायरसेस के लिए। इसके लिए इंटरफेरोन्स, एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, वो वायरस के लिए जरूरी होते हैं रेजिस्टेंस के लिए, ना कि बैक्टीरिया के वाले एंटीबायोटिक्स। अगला क्या है इसका? रेप्लिकेट इनसाइड सेल्स। रेप्लिकेट
इनसाइड लिविंग सेल्स, लिविंग सेल के अंदर ये रेप्लिकेट करता है, एक लिविंग सेल के अंदर ही ये रेप्लिकेट कर सकता है। और U स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रॉयड बाय यूवी, डिस्ट्रॉयड बाय यूवी रेडिएशन, यूवी रेडिएशन के जरिए ये डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। और S स्टैंड्स फॉर लास्ट, साइज के लिए, साइज इसका जो होता है वो 10 to 1000 टाइम्स बैक्टीरिया से छोटा होता है, बैक्टीरिया से छोटा होता है। कितने गुना? 10 to 1000 टाइम्स बैक्टीरिया से छोटा होता है। तो इसका साइज कितना होता है? इसका नॉर्मली जो साइज होता है वो 20 नैनोमीटर से 250 नैनोमीटर तक होता है। और जो 20 नैनोमीटर की एग्जांपल है वो होता है पैरवो वायरस, वो होता है पैरवो वायरस, जो सबसे छोटा हमारे पास वायरस होता है। और जो 250 वाला होता है वो हमारे पास होता है पॉक्स वायरस, पॉक्स वायरस हमारे पास सबसे बड़ा होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा कुछ समझ आया होगा, ये ट्रिक समझ आई होगी। तो इसके बाद अगर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के तरफ जाने से पहले आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो आप जाके सब्सक्राइब कर लें, सही है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस जो होता है, सबसे पहले तो आपने देखना है कि वो किस किस का हम लोग स्ट्रक्चर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मोस्टली जो हमारी बुक्स में स्ट्रक्चर ऑफ वायरस बना हुआ है वो बैक्टीरियोफेज का बना हुआ है, जो कि बैक्टीरिया ईटर होता है। बैक्टीरियोफेज का जो हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है जो कि बैक्टीरिया ईटर होता है। तो हम उसी के ही स्ट्रक्चर को यहाँ पे जो है करते हैं। तो हमारे जो मेन ये हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर वायरस है। और अब वन बाय वन हम इसकी पूरी लेबलिंग करेंगे। लेबलिंग करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इसको हम लोग हेड रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेड। ये हमारे पास हेड रीजन है। और ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, इसे हम लोग टेल रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेल रीजन। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी लेबल स्टार्ट करते हैं। लेबल करने में देखें आप, ये जो हमारे पास ऊपर वाला ये शीट नजर आ रही है ना, कैप्सिड, इसका नाम होता है कैप्सिड। क्या नाम है? कैप्सिड। और ये कैप्सिड किसका होता है? प्रोटीनीशियस होता है, ठीक है, प्रोटीनीशियस होता है। प्रोटीनीशियस तो होता ही है। और ये जो प्रोटीन होता है ना, ये कैप्सोमेयर सब यूनिट से मिलकर बनता है। कौन से? कैप्सोमेयर सब यूनिट से मिलके बनता है। और आपको एक बात मैं बताता चलूं कि यही हमारा शेप ऑफ वायरस का डिसाइडर होता है। डिसाइडर ऑफ शेप ऑफ वायरस, शेप ऑफ वायरस हमारी इसी से ही डिसाइड होती है। जो कैप्सिड होता है ये प्रोटीनीशियस सब यूनिट से बना होता है जिसका नाम होता है कैप्सोमेयर। और कैप्सोमेयर डिसाइडर ऑफ शेप ऑफ वायरस भी होता है। यही डिसाइड करता है कि शेप ऑफ वायरस क्या होगी। और हम लोग यहाँ पे एक मशहूर कहते हैं कि कैप्सोमेयर्स, नंबर ऑफ कैप्सोमेयर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ वायरस। साइज ऑफ वायरस के ऊपर भी ये चीज हमारे डिसाइडेड होती है, आपको पता है। तो इसको अभी आपको मैंने जब समझाने के लिए बताया, बट आपने इसको लिख लेना है। तो मैं आपको जो है अब जब तक लेबलिंग करवा लूं इसकी। कैप्सिड का बता दिया। नेक्स्ट चीज इसके अंदर जो है वो है न्यूक्लिक एसिड। और ये दो तरीके का होता है, डीएनए या आरएनए। तो आप इसके अंदर दो तरीके के न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं, ठीक है। अब ये जो पार्ट है ना, ये वाला जो यहाँ हम लोग की गर्दन, हेड और टेल को मिलाता है, इसको गर्दन कहते हैं। इसका भी ये गर्दन है,
इसको हम लोग नेक रीजन कहते हैं, नेक भी कहते हैं और कॉलर भी कहते हैं, सही है। ये दो पार्ट्स को कनेक्ट करता है, ठीक है। और ये जो हमें पास नजर आ रहा है ना, ये चीज, इसको हम लोग ओवरऑल कोर कहते हैं, ठीक है। कोर के अंदर जो है ये वाला पार्ट होता है ना, ये वाला, ये प्रोटीन होता है। और कौन सा प्रोटीन होता है? होलो प्रोटीन होता है, होलो प्रोटीन होता है। और इसका नाम होता है ट्यूब्यूलिन, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बना होता है। और ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होता है। ये जो डीएनए होता है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट करवाता है और इसको जो है इंजेक्ट करवाता है सेल वॉल के अंदर, और सेल ऑफ बैक्टीरिया के अंदर ही इसको इंजेक्ट करवाता है। प्रोटीन, होलो प्रोटीन, इसका ट्यूब्यूलिन होता है, ठीक है। अब ये जो पार्ट है ना, ये इसको कहते हैं एंड प्लेट या बेस प्लेट, बेस प्लेट या एंड प्लेट हम इसे कहते हैं, ठीक है। और ये जो पार्ट्स है ना, ये जो नुकीली है चीजें, इसको हम लोग स्पाइक्स कहते हैं। क्या? स्पाइक्स। इसका काम होता है रप्चर करना, सेल वॉल को रप्चर करना, फाड़ना। और ये जो एंड प्लेट होता है ना, इसके पास एक एंजाइम होता है और उस एंजाइम का नाम होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम डिसॉल्व करवाता है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, जो कि पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, उसको डिसॉल्व करवाने में मदद देता है। और ये जो इसके पाँव है, पाँव को हम लोग कहते हैं टेल फाइबर। ये रिकॉग्नाइज करता है होस्ट को, इट हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज द होस्ट। ये हमारे पास ओवरऑल एक स्ट्रक्चर है ऑफ वायरस है। इसको हम डिटेल में आगे अब पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट फर्दर लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसकी जो लाइफ साइकिल्स हैं, हम लोग कल के लेक्चर में इसकी लाइफ साइकिल्स पढ़ेंगे और आगे जो है इसके बारे में हम लोग डिटेल से पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ मुझे आप लोग को आज का लेक्चर मेरा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग लेक्चर आपको डेली बेसिस पे मिलते रहे। थैंक यू।